नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग चर्चा कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के ऊपर। पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने आधुनिक समय के जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं, मुख्य प्रवृत्ति है, उसके स्वरूप है, उस पर चर्चा की, उसके बारे में जानने की कोशिश की। आज हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि जो विभिन्न काव्य परंपरा रही है आधुनिक काल में, खास करके भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य, द्विवेदी युग का हिंदी काव्य, छायावाद के समय का, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, लेकिन ये सब जो मुख्य काव्य धारा है इस आधुनिक काल में, लेकिन हम लोग का चर्चा आज हम लोग का जो रहेगा भारतेंदु युगीन हिंदी काव्य के ऊपर। और इस पर चर्चा के लिए हैं स्टूडियो में डॉक्टर पीसी टंडन साहब। आप दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, कई पुस्तकों के रचयिता हैं, अबाउट 100 के आसपास हिंदी के ऊपर विविध विषयों को लेकर, विविध जो गद्य की परंपरा है, पद की परंपरा है, उस पर लिख चुके हैं। और साथ ही भारतीय अनुवाद परिषद के निदेशक हैं और कई पत्र पत्रिकाओं में हिंदी के उत्थान के बारे में, हिंदी की कैसी साहित्य की रचना की जानी चाहिए और क्या हो रहा है उस पर लिखते रहते हैं। तो निश्चित तौर पर इनका ज्ञान और जो इस दौरान जो इन्होंने अनुभव अर्जित किया है उससे हम लोग को लाभ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ डॉक्टर टंडन को आमंत्रित करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर आज हम चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। और आधुनिक काल में भी विशेष रूप से हम बात करेंगे जो काव्य आंदोलन है उसका जो प्रथम चरण है, जिसको भारतेंदु युगीन हिंदी कविता के नाम से जाना जाता है। उस कविता का स्वरूप क्या है और उस भारतेंदु युग में जो भारतेंदु मंडल के कवि हैं उनका अवदान क्या है और उन लोगों की कविता का मुख्य स्वर क्या था, इन समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए हम आज इस चर्चा में आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। जैसा कि हम पहले इस पर विचार कर चुके हैं और पिछले 2 लेक्चर्स में आधुनिकता क्या है, आधुनिकता का स्वरूप क्या है, आधुनिकता के आगमन के प्रेरक कारण क्या हैं, ये हम लोग जानते हैं। हम आधुनिकता के प्रारंभ की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी दृष्टि जाती है कि क्या ऐसा कारण था जब लगभग 1000 वर्ष का साहित्य, जिसकी भाषा खड़ी बोली नहीं थी, जिसमें आधुनिकता के अभाव की बात भी की जाती है, जहाँ ब्रजभाषा में, अवधी में या मैथिली में या भोजपुरी आदि भाषाओं में साहित्य सृजन होता रहा, और वहाँ पर आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जो रचनाएं और रचनाकार हमारे सामने आए, उनमें वह आधुनिकता का तत्व उस रूप में मुखर रूप से नहीं उभर कर आया। तो मित्रों, इसकी शुरुआत हम मानते हैं 1857 से। 1857 हमारे देश में एक महत्वपूर्ण वर्ष है, जहाँ पर स्वतंत्रता के पहले संग्राम का बिगुल बजाया गया था और उसके बहुत सारे नायक थे, हम जानते हैं। तो 1857 की जिस क्रांति के आगमन पर हमारे देश में आधुनिकता का एक तरह से आना प्रारंभ हुआ, और ये आधुनिकता न केवल हमारे रहन सहन में, हमारे खान पान में, हमारी अभिरुचि और आचरण में, अपितु हमारे साहित्य में, हमारी संस्कृति में, हमारे दर्शन में, हमारी वैचारिकता में भी आने लगी। और इसका क्रमिक विकास हम देख सकते हैं, धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। इस तरह से हम देखते हैं कि 1857 में प्रारंभ हुआ यह जो आधुनिक साहित्य का प्रथम चरण है। इस चरण में बहुत सारी बातें उल्लेखनीय हैं, विचारणीय हैं, कि जिसमें समाज सुधारक संस्थाओं का आगमन हुआ, जिसमें सामाजिक विद्रूपताओं के प्रति लोगों को जागृत करने, जन सामान्य को, साहित्य के पाठकों को जागृत करने का एक अभियान भी चला। और इसी तरह से दर्शन को लेकर अलग अलग समुदायों और संप्रदायों को लेकर जो चेतना हमारे सामने आई, वह भी विचारणीय है। तो आज हम इस दृष्टि से भारतेंदु युगीन काव्य की पृष्ठभूमि पर थोड़ी सी चर्चा करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में
जो आधुनिक काल का आगमन है, इससे पहले हम जिन प्रवृत्तियों पर दृष्टि डाल चुके हैं, वीर काव्य, भक्ति काव्य, नीति काव्य, रीति काव्य, प्रेम काव्य, प्रकृति काव्य, श्रृंगार काव्य, प्रशस्ति काव्य, ऐसी तमाम वो प्रवृत्तियाँ, वो विशेषताएं हमें इन 3 कालखंडों में, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में देखने को मिलती थीं। लेकिन 57 के पहले संग्राम ने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया कि जो सत्ता शासन उस समय मौजूद था, विद्यमान था, इस क्रांति ने उसे झकझोर दिया। एक प्रकार से भारतीय जन जागरण को जगाने का काम किया, जन सामान्य को उनमें जागरण फैलाने का काम किया, और सत्ता में बैठे हुए जो लोग थे, अधिकारी थे, उन्हें झकझोरने का भी महत्वपूर्ण काम किया। सामाजिक परिवेश, आर्थिक ढांचा और जहाँ तक प्रशासनिक व्यवस्था है, वह भी इस विद्रोह से कांपने लगी। सामंतवाद और पूंजीवाद, इसको इस आंदोलन ने, इस क्रांति ने खुली चुनौती दी और ललकारा। सामंतवाद ने धीरे धीरे इस आधुनिकता के आगमन पर अपने घुटने टेकने प्रारंभ कर दिए थे। साहित्य के विषय, साहित्य की भाषा, साहित्य की चेतना, इसमें भी परिवर्तन आने लगा था, और यह परिवर्तन आधुनिकता के लक्षणों के साथ हमारे सामने आ रहा था। साहित्य का शिल्प बदल रहा था और साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदल रही थी। एक प्रकार से नवीनीकरण का और नव जागरण का आगमन इस आधुनिकता के साथ साथ दिखाई दे रहा था। पुरानी उन समस्त परंपराओं को जो या तो रूढ़ी से जुड़ी हुई थी या जिनके कारण सामाजिक संकट खड़े हो रहे थे, उनको छोड़ने का, उनका त्याग करने का एक आंदोलन चल निकला था। नवीन चिंतन और आधुनिकता के युग को एक प्रकार से सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस नवीन चिंतन की ओर उन्मुख होना पड़ा। तो ये जो नवीन चिंतन है, ये जो नव जागरण है, नई चेतना है, इसने आधुनिकता का सूत्रपात करना प्रारंभ किया था। आधुनिक काल को जब हम इतिहासकारों की विचारधारा पर, उनके चिंतन पर दृष्टि डालते हैं, साहित्य का इतिहास लिखने वाले, साहित्य की आलोचना करने वाले जो समालोचक हैं, जिन्होंने निश्चित रूप से अपनी चिंतन श्रृंखला से बहुत महत्वपूर्ण स्थापनाएं की हैं, जब हम उस पर दृष्टि डालते हैं तो वहाँ एक मत उभर कर यह भी आता है कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है वह गद्य काल कहा जा सकता है उसे। तो गद्य काल इसलिए क्योंकि इससे पहले के लगभग 1000 वर्षों के साहित्य में हमारे पास गद्य उस तरह से उपलब्ध नहीं था, और जो गद्य था वह खड़ी बोली गद्य नहीं था, वह ब्रजभाषा गद्य था। काव्य के, शास्त्र के तमाम टीका और टिप्पणी आदि के माध्यम से गद्य जो है वह स्पष्टीकरण के काम के लिए प्रयुक्त हो रहा था, लेकिन उस गद्य में उस प्रकार का विधा वैविध्य जो आज हमें उपलब्ध होता है वह नहीं था, इसलिए इसे गद्य काल भी कहा जाता है। अगर काव्य की सुदीर्घ परंपरा में हम खड़ी बोली का प्रवेश देखते हैं तो उस खड़ी बोली के प्रवेश को खड़ी बोली गद्य की नींव डालने की महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में भी देखते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि खड़ी बोली जैसे जैसे आधुनिकता के साथ साथ हमारे साहित्य जगत में प्रवेश कर रही थी और उसके बाद में तरह तरह के आंदोलन भी प्रारंभ हुए ताकि खड़ी बोली में कवि स्वीकृति बढ़े, आलोचना की स्वीकृति बढ़े और पाठकीय स्वीकृति बढ़ती चली जाए, तो निश्चित रूप से यह एक तरह से आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। और इससे पहले मध्यकाल में जो भी गद्य था वह इससे नितांत भिन्न था और इस तरह की विधाओं से वो वंचित गद्य था। आधुनिक युगीन कविता को यदि हम उद्भव काल से आज तक, यानी अगर 1857 से हम आधुनिक युग की शुरुआत मानते हैं और आज हम 13 में प्रवेश कर चुके हैं नववर्ष में, तो इतनी लंबी जो अवधि है लगभग 150 वर्ष की अवधि है। इस 150 वर्षों के साहित्य को हम काव्य में यानी पद्य में और
गद्य में दो हिस्सों में बांट देते हैं। कविता का अपना एक सुदीर्घ इतिहास है आधुनिक कविता का, और गद्य का अपना एक सुदीर्घ इतिहास है। काव्य को हम प्रवर्तक के आधार पर, उसके अवदान के आधार पर, उसके नेतृत्व के आधार पर विभक्त करते हैं, और गद्य को हम निश्चित रूप से नामकरण की बात जब आती है तो हम गद्य में उस प्रवृत्ति विशेष में, उस अनुशासन विशेष में, उस विधा विशेष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रवर्तक या नेतृत्व देने वाले साहित्यकार के आधार पर ही जानते हैं। लेकिन यदि विधा के आधार पर विभाजन करते हैं तो फिर वहाँ पर उपन्यास का उद्भव और विकास, कहानी का उद्भव और विकास, नाटक का उद्भव और विकास, इस तरह के विभाजन किए जाते हैं। तो जो विभाजन हम करते हैं, यदि हम कविता की बात करें पहले, तो छायावाद पर्यंत हिंदी कविता और छायावादोत्तर हिंदी कविता, सुविधा की दृष्टि से हम इन दो हिस्सों में उसे बांट लेते हैं। इसमें भी जो छायावाद पर्यंत हिंदी कविता है उसमें हमें 3 काव्य युग दिखाई देते हैं। पहला काव्य युग जिसे हम भारतेंदु युगीन हिंदी कविता कहते हैं, इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन हिंदी कविता ये दूसरा काव्य युग है आधुनिक काल का। इसे हम जागरण और सुधार काल भी कहते हैं। अलग अलग आलोचकों ने, चिंतकों ने, इतिहासविदों ने अपनी अपनी दृष्टि से इसमें कुछ वैशिष्ट्य जोड़ने का प्रयास किया है। तीसरा जो चरण है जिसे हम छायावादी हिंदी कविता के नाम से जानते हैं, ये जो छायावादी हिंदी कविता है इसे स्वच्छंदतावादी हिंदी कविता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके मूल में हम स्वच्छंदता के तत्वों को पाते हैं और उस आधार पर इसकी चर्चा की जाती है। तो यह है छायावाद पर्यंत हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें भारतेंदु द्विवेदी और छायावादी युग को हम शामिल करते हैं। छायावादोत्तर हिंदी कविता की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम प्रगतिवादी हिंदी काव्य, प्रयोगवादी हिंदी काव्य, नई कविता भी एक आंदोलन है और उसमें भी बहुत सारे कवियों का, कवि समाज का अवदान हमें देखने को मिलता है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और उसके बाद फिर एक नई कविता के बाद का जो दौर है उसमें कविता के छोटे छोटे अनेक आंदोलन प्रारंभ हुए। अनेक उन्हें हम युग तो संभवतः नहीं कह पाएंगे, लेकिन बहुत कम अवधि के लिए ही सही, प्रवृत्ति के आधार पर, वैचारिकता के आधार पर, दार्शनिकता के आधार पर, विषय वस्तु के आधार पर उनको जो नामकरण दिए गए, उनमें इतिहासकारों ने समकालीन हिंदी कविता, फिर अकविता, फिर सहज कविता, फिर विचार कविता, फिर नवगीत, बीट कविता और सचेतन कविता जैसे इस प्रकार के विभाजन भी हमें काव्य में मिलते हैं। तो ये हम इस दृष्टि से देख सकते हैं कि यह जो आधुनिक युग की कविता का आंदोलन है, इस आंदोलन का जो विकास है वह विकास हमें 1857 से लेकर जो प्रारंभ होती है वह इस तरह से 12 तक और 13 तक हमारा कविता लेखन की ये निरंतरता उपलब्ध होती है। सैकड़ों काव्य संग्रह प्रत्येक वर्ष में तैयार होते हैं और एक बड़ी उपलब्धि है कि पुस्तक प्रकाशन की इस दुनिया में कविताओं का लेखन प्रकाशन भी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। वह क्षेत्रीय स्तर पर भी है, महानगरीय जीवन में भी है, उसको हम राष्ट्रीय स्तर पर भी देख सकते हैं। और यही नहीं, देश से बाहर भी हिंदी में काव्य सृजन की एक लंबी परंपरा है जो अलग अलग देशों में उपलब्ध होती है। उनके काव्य संग्रह भी हमारे समक्ष उपस्थित होते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह से कविता में यह विभाजन स्वीकार किया जाता है। और गद्य विधाओं में जिसकी समृद्ध लेखन परंपरा हमारे सामने उपलब्ध है, वह भी 150 साल से ऊपर की गद्य लेखन की परंपरा है। उसमें भी हम अगर देखें तो कथा साहित्य में उपन्यास लेखन, कहानी लेखन, लघु कथा लेखन, नई कहानी लेखन, या फिर इसी प्रकार कहानियों में भी आगे दूसरे विभाजन होते चले गए। नाट्य साहित्य में नाट्य लेखन, एकांकी लेखन, रूपांतरण, संवाद लेखन आदि, यह भी इसका भी विकास होता चला गया। फिर रेखाचित्र लेखन, संस्मरण लेखन, रेखाचित्रात्मक संस्मरण लेखन, इसी तरह जीवनी, आत्मकथा, डायरी, यात्रा वृत्तांत, आलोचना, पत्रकारिता, अनुवाद आदि, ये समस्त वो विधाएं हैं जिनका समय समय पर
प्रचलन बढ़ता चला गया, स्वीकृति बढ़ती चली गई और हिंदी लेखक जगत में इन विधाओं को अनुशासन के रूप में, बल्कि व्यंग्य लेखन भी इसमें जुड़ता है, उस पर भी बहुत विस्तार से लेखन हुआ है, चर्चा परिचर्चा हुई है और आज भी उसकी स्वीकृति बनी हुई है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जिसकी शुरुआत 1857 से हुई और अब तक 150 वर्षों का समय या काल बीत चुका है। पूरे हिंदी साहित्य लेखन का इतिहास यदि 1000 ईस्वी से माने तो कह सकते हैं कि वह 1012 वर्षों का इतिहास है, जिसमें से लगभग 150 वर्षों का साहित्य आधुनिक कालीन साहित्य है, जिसकी चर्चा हम आजकल कर रहे हैं। अब हम आधुनिक युगीन कविता के इतिहास में जो पहला कालखंड है उसे हम भारतेंदु युगीन हिंदी कविता के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारतेंदु हिंदी साहित्य के आधुनिक हिंदी काल के प्रारंभिक कवि और गद्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। भारतेंदु के अवदान को निश्चित रूप से हिंदी साहित्य में, बल्कि भारतीय साहित्य में बहुत ही स्तुत्य दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने साहित्य सृजन के माध्यम से दो महत्वपूर्ण काम किए। पहला कि परंपरा जो भक्ति और रीतिकाल से चली आ रही थी, भाषा की परंपरा, विषय वस्तु की परंपरा, प्रवृत्तियों की परंपरा, उसे काफ़ी हद तक जीवित रखने, बचाए रखने का प्रयास भी किया। और दूसरी तरफ आधुनिकता जो समय सापेक्ष थी, जो युग की अपेक्षा थी, उसे भी उन्होंने युद्ध स्तर पर अपनाया। तो उनका साहित्य एक तरह से संधि का, संगम का साहित्य भी है। उनके गद्य साहित्य को देख लें, नाट्य साहित्य को देख लें, अनूदित साहित्य को देख लें और काव्य साहित्य को देख लें, जो निश्चित रूप से ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में ही बहुत महत्वपूर्ण अवदान हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो भारतेंदु जी का जो जन्म है वह 1850 ईस्वी में माना जाता है। 1861 में केवल 11 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी काव्य सृजन क्षमता से हिंदी जगत को अवगत करा दिया था। एक विलक्षण प्रतिभा, एक विलक्षण व्यक्तित्व के रूप में भारतेंदु हमारे सामने आते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में, जो अभी बहुत ही कच्ची उम्र होती है, उसमें उन्होंने कविता लेखन के माध्यम से एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में अपना प्रवेश इस जगत में करा दिया था और उससे उन्हें अच्छी खासी पहचान भी मिली थी। 1868 ईस्वी में यानी 18 वर्ष की अवस्था में, 50 में जन्म हुआ, 68 में, तो लगभग 18 वर्ष की अवस्था में भारतेंदु ने कवि वचन सुधा नाम से एक पत्रिका प्रारंभ की। हम जानते हैं कि हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिकाओं का जो आधुनिक काल का आरंभिक दौर है, उसमें पत्र पत्रिकाओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उस दौर के साहित्यकार और पत्रकार दोनों की भूमिका एक साथ निभाते थे। इसलिए जितने बड़े साहित्यकार हैं, चाहे वो जयशंकर प्रसाद हों, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हों, या अन्य बड़े हस्ताक्षर जिनकी चर्चा हम पंत, निराला आदि के रूप में भी देखते हैं, जिनको हम महादेवी के रूप, तो ये सब वो साहित्यकार हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से भी जुड़कर अपना सृजनात्मक, रचनात्मक योगदान किया है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका का प्रारंभ किया। इस पत्रिका में नवयुग की चेतना का प्रचार प्रसार किया गया, उसे एक आंदोलन बनाया गया और यह आह्वान किया गया कि एक नए युग का हम इंतज़ार कर रहे हैं, उसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस नए युग को अगर हम लाना चाहते हैं जो हमें विश्व से जोड़े, वैश्विक ज्ञान विज्ञान से जोड़े, नई चेतना से जोड़े, पुरानी रूढ़ियों परंपराओं को, दकियानुसी मानसिकता और विचारधारा को हम छोड़ना चाहते हैं, तो हमें इस नई चेतना को अपनाना होगा, उसका अनुसरण करना होगा। तो भारतेंदु की जो यह दृष्टि है, ये बहुत ही दूर तक ले जाने वाली दृष्टि थी। भारतेंदु युग के अन्य बहुत सारे कवि
उनके साथ जुड़ते चले गए, जिसे भारतेंदु मंडल के कवि के नाम में के रूप में भी जाना जाता है। भारतेंदु मंडल के कवियों ने भारतेंदु द्वारा प्रशस्त किए गए सृजन मार्ग को अपनाया, उस पर चलते रहे और जो विषय और जो दिशा कविता को, गद्य को, विधाओं को भारतेंदु द्वारा दी जाती रही, उस पर उन्होंने भी सृजनात्मक अवदान बृहत मात्रा में किया था। भारतेंदु युग के कवियों ने जन सामान्य की, विशेष रूप से मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना का भरपूर विकास किया, क्योंकि इस युग में ऐसा हम कहते हैं कि जो मध्यकालीन साहित्य था उसमें ईश्वर केंद्र में था, लेकिन आधुनिक युग में ईश्वर हाशिए पर चला गया और मनुष्यता और उसकी समस्याएं केंद्र में आ गई। उसमें भी मध्यवर्गीय समाज, उस पर विशेष रूप से कवियों का, साहित्यकारों का ध्यान गया। तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग की जो सांस्कृतिक चेतना थी उसको भारतेंदु ने और भारतेंदु युगीन उनके मंडल के तमाम कवियों ने अपने साहित्य, अपनी कविता का विषय बनाया। विषय और शिल्प की दृष्टि से इस युग के कवियों ने ब्रजभाषा काव्य में भी भरपूर सृजन किया और जो सशक्त परंपराएं थीं, जिनमें हमारी संस्कृति जीवित थी, जिनमें हमारा दर्शन जीवित था, जिनमें हमारे वैचारिक मूल्य जिनका अनुसरण हमें करना चाहिए वो जीवित थे, उसको उन्होंने आगे भी बढ़ाया और आधुनिकता को ध्यान में रखते हुए कुछ नई चीज़ों को, नई भाषा, नए विचार, नए चिंतन को भी जोड़ा। अपने देश काल के सामाजिक स्पंदन और जातीय जागरण को अपनाते हुए भारतेंदु मंडल के कवियों ने एक प्रकार से साहित्यिक आंदोलन खड़ा कर दिया। निश्चित रूप से एक लंबी परंपरा, उसके विरुद्ध, उसके समक्ष, उसके समतुल्य एक परंपरा जो बहुत अपेक्षित थी, आवश्यक थी, संतुलित, सशक्त, उसको खड़ा करने का काम इन कवियों ने किया था। इन्होंने देश की दरिद्रता, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन धीरे धीरे हमें, हमारी संपत्ति को, हमारे धन को, हमारे वैभव को लूट कर ले जा रहा था, वो हमें निर्धन बना रहा था। उसका मंतव्य यही था कि भारत, जिसके पास प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, जिसके पास धन और वैभव की कमी नहीं है, सोने और चांदी की कमी नहीं, इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश को ऐसा देश कहा जाता था जहाँ दूध की नदियाँ बहा करती थीं, और उस देश को अंग्रेज़ी शासन ने एक तरह से दरिद्र बना दिया। तो उस दरिद्रता को ध्यान में रखकर, सामाजिक दुर्दशा को ध्यान में रखकर, हमारी पराधीनता जन्य विकट और विपरीत स्थितियों को ध्यान में रखकर, अंग्रेज़ों के शोषण और उनकी कूटनीति को ध्यान में रखकर भारतेंदु मंडल के कवियों ने इन तमाम विद्रूपताओं के विरोध में अपना स्वर मुखर किया, बुलंद किया और निडर होकर कविता का सृजन भी किया। भारतेंदु युग को आधुनिक युग का अगर प्रवेश द्वार कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः आधुनिकता भारतेंदु युग से ही भारत में प्रवेश करती हुई दिखाई पड़ती है। प्रवृत्तियों की दृष्टि से इसे मध्यकाल और आधुनिक काल का संधि काल भी कहा जा सकता है, क्योंकि एकदम प्रारंभ में मध्यकाल की अनेक प्रवृत्तियाँ इस साहित्य और साहित्यकारों के साहित्य में, उनकी अभिरुचि में शामिल होती हुई दिखाई देती हैं। पद्य के क्षेत्र में इस युग के कवियों का पुरानी परंपराओं के प्रति, जो सशक्त परंपराएं थी, अनुसरणीय परंपराएं थी, उनके प्रति आग्रह भी दिखाई देता है और नव युग के प्रति आह्वान का रुख भी दिखाई देता है। कहीं रीतिकालीन श्रृंगारी परंपरा को ये कवि अपनाते दिखाई देते हैं, जिसमें भक्ति, प्रेम, श्रृंगार आदि कविता में शामिल होता है, और कहीं समाज सुधार के लिए अनेक सामाजिक विषयों को चुनते हैं जिससे समाज की अनेक विद्रूपताएं, उसको उजागर किया जाए, जन सामान्य को, भारतीय नागरिक को, हिंदी के पाठकों को जगाया जा सके। ये काम भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से किया है। इस संदर्भ में हिंदी के बहुत बड़े आलोचक, इतिहासकार, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन बहुत महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं, प्राचीन और नवीन के इस संधिकाल में
जैसी शीतल कला का संचार अपेक्षित था, वैसी ही शीतल कला के साथ भारतेंदु का उदय हुआ था, इसमें संदेह नहीं। इस दृष्टि से अगर शुक्ल जी के इस कथन पर विचार करें तो इस युग में कला तत्व की भी वस्तुतः कमी नहीं थी। भाषा की विषय वस्तु में वैविध्य था, तो भाषा में कलात्मकता का अद्भुत रूप, विलक्षण सौंदर्य हमारे सामने उभर कर आता था। ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में एक साथ सृजन चल रहा था। अंग्रेजी राज्य की स्थापना, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का प्रचार प्रसार और देश की आधुनिक विवेक और आत्मसम्मान के भाव को जागृत करने की चेतना, वह इस युग के कवियों की और साहित्य की वस्तुतः एक बड़ी विशेषता है। क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन मजबूत हो रहा था, अपने पंजे जमा चुका था, और ऐसे में ये ज़रूरी था कि विश्व से, पाश्चात्य देशों से जो आधुनिकता, जो आधुनिक ज्ञान, जो उपलब्धियां पूरे विश्व में दिखाई दे रही थीं, वह हमारे देश में भी प्रवेश करें। इसके लिए इन कवियों ने महत्वपूर्ण काम किया। धीरे धीरे प्राचीन सामाजिक रूढ़ियों और कुरीतियों के प्रति, जब इन्होंने देखा कि ऐसी बहुत सी कुरीतियां हैं, ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं जिनमें दकियानूसी विचारधारा या पिछड़ी हुई मानसिकता या बहुत क्षेत्रीय स्तर की मानसिकता दिखाई देती है, उसके प्रति इन कवियों ने क्षोभ भी प्रकट किया, नाराज़गी भी प्रकट की, और जब जब मौका मिला ऐसी कुरीतियों को उखाड़ फेंकने की चेतावनी भी दी, आह्वान भी किया। जातीय पराधीनता के प्रति विद्रोह की प्रवृत्ति इसी युग की कविता में मुखर होने लगी थी। भारतेंदु का नीलदेवी नाटक इसका एक सशक्त उदाहरण है। ऐसे और दूसरे नाटकों में भी, चाहे वो भारत दुर्दशा हो, जहाँ पर यह बार बार भारतेंदु कहते हैं कि भारत की हालत क्या हो गई है, जिसकी दुहाई आगे चलकर फिर मैथिलीशरण गुप्त भी देते हैं, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, कैसे हम अपने मूल्यों से, अपनी संस्कृति से विलग होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। और भारतेंदु की चिंता यह है कि हम इन कुरीतियों में फंसे हुए हैं, इन त्याज्य जो धारणाएं हैं या मानसिकताएं हैं, इनमें फंसे हुए हैं, इनको छोड़ना चाहिए। ऐसे में भारतेंदु और उनके मंडल के कवियों ने हिंदी काव्य को निश्चित ही गति दी, नई दिशा दी। इस युग के प्रमुख कवियों में यदि हम नामोल्लेख करना चाहें कि कौन कौन से कवि थे जो भारतेंदु मंडल में उनके साथ जुड़कर काम कर रहे थे, जिन्होंने गद्य भी लिखा, पद्य भी लिखा, लेकिन कविता की दृष्टि से उनका अवदान निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। उन कवियों में हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध को याद करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध एक बड़ा नाम है, जिनकी प्रिय प्रवास जैसी दुर्लभ रचना हमारे पास मौजूद है, उपलब्ध है, और खड़ी बोली में लिखे गए पहले महाकाव्य के रूप में उसे जाना जाता है। ऐसी अन्य भी रचनाएं उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन दूसरे कवि हैं। अंबिका दत्त व्यास, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, जगन्नाथ दास रत्नाकर और गया प्रसाद शुक्ल सनेही आदि और भी कुछ कवि हैं जिनकी चर्चा हम कर सकते हैं। ये वो कवि हैं जिन्होंने भारतेंदु युग में भारतेंदु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस एजेंडे पर काम किया, उस कार्यसूची पर काम किया जो देश के लिए आवश्यक थी, अपेक्षित थी। भारतेंदु ने निश्चित रूप से इनके सहयोग से एक दिशा दी, और वह सारा अंधकार जो अज्ञानता के कारण था, अशिक्षा के कारण था, कुरीतियों के कारण था, उसको दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु युग के काव्य की यदि मुख्य प्रवृत्तियों पर एक बार दृष्टि डालें, क्योंकि जब हमने प्रारंभ में बात की थी कि भारतेंदु युगीन कविता, द्विवेदी युगीन कविता, छायावादी कविता, जैसे जैसे कविता का विकास हो रहा है, काव्य आंदोलनों का स्वर और दिशा भी बदलती जा रही है। हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, कविता भी समाज का दर्पण होती है, क्योंकि साहित्य का एक सशक्त माध्यम कविता है। और काव्य के बारे में हम अन्य तमाम उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए यदि विचार करें तो कविता जितने सहज ढंग से संदेश उपदेश को संप्रेष्य बनाती है,
उतनी सहजता, संप्रेष्यता गद्य में संभवतः नहीं होती यदि हम तुलना की बात करें। यूँ गद्य की भी अपनी रचनात्मक और महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो इसकी जो मुख्य प्रवृत्तियाँ जिन पर हम बात करें कि केवल भारतेंदु युग की कविता जो लगभग 30 एक वर्ष 40 एक वर्ष का जो समय हमें देखने को मिलता है, उस समय में जो कविता के मुख्य स्वर हैं, मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं, उनमें है राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम, अतीत के गौरव के प्रति और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रति, राष्ट्रीय भाषा के प्रति, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है को सूल। भारतेंदु भाषा का आंदोलन भी चला रहे हैं और वो ये भी बता रहे हैं कि ठीक है, अंग्रेज़ी बहुत महत्वपूर्ण है, अंग्रेज़ी के माध्यम से विश्व ज्ञान को हम अपनी भाषा में, अपने साहित्य में, अपने समाज में लाने का काम करें। उसके लिए हमें अनुवाद करने पड़े तो हम युद्ध स्तर पर अनुवाद भी करें, क्योंकि उससे हमारी समृद्धि होगी और ज्ञान की संपन्नता बढ़ेगी। लेकिन अपनी भाषा के गौरव को वह नहीं छोड़ना चाहते और वह यह भी चाहते हैं कि ये जो समग्रतः विकास होता है, ज्ञानार्जन होता है, यह जितना बेहतर अपनी भाषा में हो सकता है, स्वभाषा, उस स्वभाषा के प्रति जन सामान्य में, भारतीय नागरिकों में गौरव का गान भी उन्होंने किया, स्वाभिमान जगाने का रचनात्मक प्रयास भी उन्होंने किया। तो राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम, सामाजिक जागरण, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, क्योंकि प्राचीन जिसे एकदम हम उखाड़ कर फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, और वो जो स्तुत्य है, ग्राही है, उसको हमें अपनाना चाहिए, जिसमें भक्ति है, प्रेम है या दर्शन है, हमारी वो परंपराएं जिन पर हमें नाज है, जिन पर हम गुमान करते हैं, उनको, और इधर आधुनिकता को, दोनों को एक साथ एक मंच पर लाने का, एक कविता में पिरोने का काम भी इन कवियों ने किया। इसमें निश्चित रूप से स्तुत्य है। श्रृंगारिकता, क्योंकि रीतिकाल को तो श्रृंगार काल ही कहा जाता है और वह आधुनिक काल की एक तरह से आधारशिला थी, पृष्ठभूमि थी, और उसके बाद धीरे धीरे फिर जब आधुनिकता आई तो निश्चित है उस तरह का श्रृंगाराधिक्य नहीं है जैसा रीतिकाल में था, लेकिन श्रृंगार की वह प्रवृत्ति एकदम छूट गई हो ऐसा नहीं है। स्वयं भारतेंदु की कविता में श्रृंगार के बहुत ही सुंदर ब्रजभाषा में लिखे हुए छंद हमें मिलते हैं, सवैये मिलते हैं, कवित्व मिलते हैं, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय है। प्रकृति चित्रण, क्योंकि आधुनिकता के आगमन के साथ साथ हम पर्यावरण की, प्रकृति की, प्राकृतिक सौंदर्य की, प्रकृति के मानवीकरण की, उसके आलंबन, उद्दीपन आदि भावों, रूपों की हम खूब चर्चा करते रहे और हमें लगने लगा कि हम जैसे जैसे इस विकास की ओर बढ़ रहे हैं, आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, औद्योगिकीकरण बढ़ रहा है, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको हम फैक्ट्रियां लग रही हैं, बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह डर भी था मन में कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा, इससे जो कंक्रीट के जंगल हैं वो खड़े होंगे। तो प्रकृति के प्रति भी कवियों का रुझान बना रहा और उन्होंने उसके लिए भी कविता को अपनाया। व्यंग्यात्मकता, जो समकालीन कमियां थीं, त्रुटियां थीं, विद्रूपताएं थीं या कुरीतियां थीं, उन पर, ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे समाज पर, ऐसी व्यवस्था पर भरपूर व्यंग्य इन कवियों ने किया। और अनुदित रचनाएं, बहुत से अनुवाद किए, अंग्रेज़ी भाषा से, संस्कृत भाषा से, उर्दू, अरबी, फारसी से अनुवादों की एक सशक्त परंपरा इस युग में दिखाई देती है, क्योंकि वह ज़रूरी था और इन कवियों का मानना था कि अंग्रेज़ी के पास अथाह ज्ञान समूह भारी है और हिंदी उस वैश्विक ज्ञान से वंचित है। और भारतेंदु तो बार बार कहते हैं यही अत्यधिक ख्वारी है, उनकी चिंता यही है कि हिंदी में ज्ञान की कमी ना रह जाए, वैश्विक जो विकास है वह हिंदी में आना चाहिए। तो उन्हें लगता था कि उसका एक सशक्त माध्यम अनुवाद है और अनुवाद से भी हम इस कमी की पूर्ति कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। इस तरह मित्रों, राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम, ये पहली प्रवृत्ति है जिस पर हम थोड़ी चर्चा कर लें। इस युग के कवियों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना का प्राबल्य है। लगभग हर कवि ने, क्योंकि 1857 की क्रांति ने आज़ादी का जो बीज था, स्वप्न था, वो बांट दिया था और हर व्यक्ति के मन में
एक आशा, एक उम्मीद जगने लगी थी कि हमारा अपना देश आज़ाद देश होगा, हमारी समस्याएं दूर होंगी, हम परतंत्र नहीं रहेंगे, हमें हमारा आकाश मिलेगा, आकाश में हमें हमारा कोना मिलेगा और हम निश्चिंत होकर, निर्द्वंद्व होकर, खुशहाली से, आनंद से अपने देश में रहेंगे, विकास करेंगे। ऐसे तमाम सपने हमने बुनने शुरू कर दिए थे और मंगल पांडे ने जो बिगुल बजाया था उसको फिर धीरे 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 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने, चिंतकों ने अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाना शुरू किया। क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर समस्त कवि संपूर्ण राष्ट्र की बात करने लगे थे। ये भी एक बड़ा अवदान इस युग की कविता का, इस युग के कवियों का था कि जैसे हम कहते हैं कि देश की आज़ादी सबने हिंदी में, आज़ादी की लड़ाई जो है वह हिंदी में लड़ी, वहाँ हमने अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की बात भुला दी और हमें लगा कि पहला लक्ष्य हमारा है, हमें आज़ाद होना चाहिए। तो क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर कवि संपूर्ण राष्ट्र की बात करने लग गए थे। हमारो उत्तर भारत देश, अब ये जो इस तरह की पंक्तियाँ जो अलग अलग कवियों ने अलग अलग स्थानों पर लिखी हैं, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजा बनी। ये जो समस्त जगत के श्रेष्ठ रत्नों को पैदा करने वाली भारत भूमि है, जिसका खजाना इसके नीचे भरा हुआ है, एक से एक बेहतरीन रत्न ये पैदा करती है। यह धन्य है और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने इस ज़मीन पर, इस देश में, इस मातृभूमि को नतमस्तक करते हुए जन्म लिया है। तो ये जो चेतना है यह एक प्रकार से राष्ट्रभक्ति की चेतना है। तो निश्चित रूप से यह कवियों का बड़ा अवदान है और इसी प्रकार की अनेक पंक्तियाँ इन कवियों की कविताओं में हमें मिलती हैं। युगीन राजनीति के अनुरूप इस युग के काव्य में राजभक्ति और देशभक्ति दोनों एक साथ गूंजते हैं। राजभक्ति उस समय की विवशता थी, बाध्यता थी और उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता था। इसलिए हमारे कवियों ने समय समय पर इस प्रकार की कविताएं भी लिखी, रचनाएं भी लिखी, जो उस समय के शासक थे उनकी प्रशंसा उन्हें करनी थी, क्योंकि वह उसे अपना राजधर्म मानते थे। लेकिन साथ साथ देश की भक्ति के गीत भी, कविताएं भी उन्होंने खूब लिखी। भारतेंदु की विजयिनी विजय वैजयंती, भारत भिक्षा, विजय वल्लरी, ऐसी अनेक कृतियों में राजभक्ति स्पष्ट दिखाई देती है। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की आनंद अरुणोदय, भारत बधाई और हार्दिक हर्षादर्श स्वागत, ऐसी अनेक कविताएं या काव्य रचनाएं हमें मिलती हैं, जिसमें उस समय के जो राजा थे, शासक थे, चाहे वो अंग्रेज़ थे, उनकी प्रशंसा भी वो कर रहे थे। प्रताप नारायण मिश्र की महापर्व और नया संवत इसी प्रकार की रचना है। अंबिका दत्त व्यास की देव पुरुष हृदय ऐसी ही रचना है, जिसमें निश्चित ही उस समय की राजभक्ति का स्वर हमें दिखाई देता है। ये सभी कवि नए शासन का स्वागत भी करते हैं, उनसे संबद्ध आनंद अवसरों पर हर्ष भी प्रकट करते हैं और यदि दुख के अवसर हों, क्षण हों, तो दुख और शोक भी प्रकट करते हैं। तो नीतिशास्त्र में कहा जाता है, जैसी चले बयार तब तैसी दीजिए ओट। तो इस युग के कवियों ने उस समाज मनोविज्ञान को अच्छी तरह से समझा, जाना। कविता के माध्यम से निश्चित रूप से उन्होंने राज प्रशस्ति भी की और राष्ट्रभक्ति भी की। विक्टोरिया की शक्ति और वैभव की प्रशंसा में न जाने कितने गीत उस समय लिखे गए। ये लोग एक स्वर में उन गीतों को गाते थे। विक्टोरिया के कारण अनाथ भारत को सनाथ होने का सौभाग्य मिला, ऐसा कवि कहता है, किए सनाथ भोली भारत की प्रजा अनाथन। रानी विक्टोरिया के शासन के प्रति ये कवि आभार भी प्रकट करते हैं। देश के अतीत गौरव का ये कवि मुखर गुणगान भी करते हैं। आत्मबल खो चुकी जनता में राष्ट्रीयता की भावना का संचार भी करते हैं और इसी तरह की अनेक विशेषताएं, प्रवृत्तियां कविताओं के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाते भी हैं। कवि राधा कृष्ण दास तो भारत के विगत गौरव का स्मरण करते हुए स्पष्ट कहते हैं, कहाँ परीक्षित, कहाँ जन्मेजय, कहें विक्रम कहें भोज, नंदवंश कहें चंद्रगुप्त कहें, हाय कहाँ वह ओज कहाँ चला गया देश का, जहाँ चंद्रगुप्त जैसे शासक थे, जहाँ विक्रमादित्य जैसे राजा थे, जहाँ नंदवंश
का बोलबाला था, जहाँ जन्मेजय और परीक्षित का नाम गूंजता था, वह गरिमा, वह औज, वह कहाँ चला गया? ये चिंता, ये क्षोभ उनका है जो कविता के माध्यम से आता है। अंग्रेज़ों की अत्याचारपूर्ण स्वार्थपरक नीति का पर्दाफाश भी ये कवि करते हैं। भारत की पतन अवस्था और आर्थिक विपन्नता को देखकर दुख और नाराज़गी भी प्रकट करते हैं। भारतेंदु अंग्रेज़ों की कूटनीति का पर्दाफाश करते हुए बेबाक कविता लिखते हैं, निडर होकर ये बात कहते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे, बाहर से तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। अंग्रेज़ों के प्रति नाराज़गी भी प्रकट करते हैं। ये कवि धर्म है जिसका अनुपालन इस युग के कवि करते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ती है, उन्हें लगता है कि कोई कमी, कोई दोष दिखाई दे रहा है, तो उसका विरोध भी करते हैं। भारतेंदु ने भारत देश की अधोगति और दुर्दशा पर क्षोभ व्यक्त करते हुए लिखा, आवहूँ सब मिली रोबहूँ भाई, कि आओ सब मिलकर रोएं, हे भारतीय भाइयों, आओ हम सब मिलकर, तो आवहूँ सब मिले रोबहूँ भाई, हाहा भारत दुर्दशा न देखी जाई। भारत की ये हालत हो गई कि अब देखी नहीं जा रही। कवि भारतेंदु पतनावस्था से देश को उबारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं। नील देवी नाटक उनका एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। उसमें वह करुण पुकार करते हुए दिखाई देते हैं, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, जानत नाही अनेक जतन करी भारतवासी रोए। हे प्रभु, आप कहाँ सोए हो? आप जानते नहीं कि भारत के लोग आपको स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। इसी तरह सामाजिक जागरण की प्रवृत्ति पर दृष्टि डालें तो हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युग के काव्य में सामाजिक जागरण, समाज सुधार, कुरीतियों का विरोध, अंधविश्वासों का विरोध, धार्मिक कट्टरता को दूर करने के रचनात्मक आग्रह और प्रयास, ये सब हमें इस युग की कविता में मिलते हैं। इस युग में अनेक ऐसी समस्याओं को उजागर किया गया और ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी जैसी संस्थाओं का गठन किया गया, जिन्होंने ऐसी विद्रूपताओं के विरोध में आंदोलन चलाए और बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय कार्य किए। आज जिस भारत का आधुनिक युग का हम साक्षात्कार कर रहे हैं, इन तमाम संस्थाओं की उनकी आधारशिला बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज सुधारकों ने राष्ट्र गौरव का गान किया, दुर्दशा के चित्र खींचे और लोगों को जागृत किया। और इसी तरह से कवियों ने भी सामाजिक सांस्कृतिक बीड़े को उठाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं ने ऐसे विषयों को चुना और जन जागरण की भूमिका निभाई। ये सब कवि समाज सुधारक भी थे और कवि भी थे, एक तरह से योद्धा भी थे। इन्होंने जन जागरण करके अपना राष्ट्रीय धर्म निभाया और कविता का सृजन करके साहित्यिक धर्म निभाया। स्त्री शिक्षा, वर्ण भेद का त्याग, अनमेल विवाह का विरोध, बाल विवाह, छुआछूत के विरुद्ध अभियान, ऐसे बहुत सारे समस्याएं थीं, चुनौतियां थीं, जिनके प्रति ये कवि जागरूक थे और इन्होंने अपनी कविता का विषय उसे बनाया। भारत दुर्दशा नाटक में एक गीत के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र सामाजिक भारतीय दुर्दशा को जब उजागर करते हैं तो कहते हैं, जाति अनेकन करी नीच अरु ऊंच बनायो। ये जो जात का ऊंच नीच का भेदभाव पैदा कर दिया, यह उनके लिए पीड़ाकारक था, कष्टप्रद था। खान पान संबंध सबन में बरज छुड़ायो। सब में परस्पर इतना भेद पैदा कर दिया कि खान पान छुड़ा दिया। एक दूसरे से दूर होने के लिए कुछ ऐसी स्थितियां, कुछ ऐसे प्रेरक कारण पैदा कर दिए, ये भी उनकी चिंता का विषय था। बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्त्री सुधार के अभियान से ही किया था। प्रताप नारायण मिश्र ने स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया। वो साफ लिखते हैं, निज धर्म भली विधि जाने, निज गौरव पहचाने, स्त्री गण को विद्या देवें, करी पतिव्रता यश लेवें। इसी तरह पैधन विदेश चली जात, यह अति ख्वारी। भारतेंदु चिंतित हैं कि हमारा जो धन है वो बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है, और अंग्रेज़ या पाश्चात्य देशों से आने वाले जो व्यापारी हैं वो हमें लूट लूट कर ले जा रहे हैं। तो ऐसी तमाम समस्याएं जिसमें कृषकों की दयनीय अवस्था। माफ करेंगे सर, इस पर
चर्चा करेंगे। एक दर्शक हैं, वो प्रश्न करना चाहते हैं, उनका प्रश्न लेते हैं पहले। जी जी नमस्कार, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो। हाँ सर, मैं गौरव बोल रहा हूँ। जी सवाल सर मेरा प्रश्न ये है कि हेलो कृपया अपना टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर लें, मेरा उसके बाद प्रश्न सवाल सर ये है पूछिए। कि ये सर भारत हिंदू के बारे में जानने के लिए, पूरे व्यक्तित्व को जानने के लिए क्या कोई पुस्तक ऐसी बाजार में उपलब्ध है? ओके। हाँ, इस प्रकार की बहुत सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र पर डॉक्टर रामविलास शर्मा की बहुत अच्छी पुस्तक है नवजागरण और भारतेंदु, उसको देखें। या इस प्रकार की अनेक जैसे इतिहास ग्रंथ हैं, जो नागरी प्रचारणी सभा का बृहत इतिहास है, उसे भी देख सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है, नामवर सिंह ने भी इस पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो आप ऐसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जो कृष्णदत्त पालीवाल की पुस्तक है भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं, उन्हें देख सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि जिनके कारण सब सुख पावें, जिनका बोया सब जन खावें, हाय हाय उनके बालक नित भूख के मारे हैं चिल्लावें, आहा बेचारे दुख के मारे निस दिन पच पच मरे किसान, जब अनाज उत्पन्न होवे तब सब उठवा ले जावें लगान। इस तरह की मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी मेरा प्रश्न ये है कि भारतीय युग के कवियों के अथक प्रयासों से जी हम अंग्रेजी के वर्चस्व को कुछ हद तक उस समय रोक पाए। जी क्योंकि आज 21वीं सदी में हमारे पास भारतेंदु जैसे कवि नहीं है, तो अब हम किस कसौटी तक अंग्रेजी का सामना कर पाएंगे? देखिए, ये वस्तुतः अगर हम इसे भाषा के प्रश्न के साथ जोड़कर देखेंगे तो मैं ये कहूँगा कि हमें युग धर्म का, समाज सापेक्षता का अनुपालन करना होता है। भारतेंदु युग में जब हम स्वतंत्र नहीं थे, हमें लग रहा था कि अंग्रेजी के बिना भी हमारा काम नहीं चल रहा, इसलिए विश्व ज्ञान विज्ञान को यदि हम अंग्रेजी के मार्ग से अपने साहित्य और अपनी भाषा में प्रवेश दिला सकते हैं, तो उन्होंने उसके अनुवाद पर भी बल दिया। हालांकि स्वभाषा के महत्व और गौरव की स्थापना भारतेंदु ने ही की, जिसकी चर्चा मैंने पहले की, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। लेकिन आज जब हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं, भूमंडलीकरण की बात कर रहे हैं, तो हम यह भी चाहते हैं कि हिंदी भी विश्व में सभी लोग पढ़ें, हमारी भारतीय भाषाओं का प्रचार प्रसार हो और वैश्विक स्तर पर उनकी स्वीकृति हो। तो हम यह भी चाहेंगे कि अंग्रेजी का विरोध करके हिंदी का हित हो पाएगा, ये थोड़ा विचारणीय प्रश्न है। बेहतर होगा कि हम हिंदी की रेखा को इतना लंबा करें कि अंग्रेजी की जो समृद्ध रेखा है, संपन्न और लंबी रेखा है, वह हिंदी की लंबी रेखा से अपने आप कम हो जाए। मैं समझता हूं बात आप तक पहुंच गई होगी। इसी तरह प्राचीनता और नवीनता का समन्वय भी इस युग की कविता में एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारतेंदु युग की कविता में देश प्रेम, समाज सुधार, ये सब इसमें प्रकृति, लीला गायन, नक्षिक वर्णन, स्तोत्र आदि का लेखन, प्रेम, भक्ति जैसे विषय, इन सब को अपनाया। और ये सभी कवियों ने ऐसा किया क्योंकि एकदम से निर्मूल कर देना परंपरा को, पारंपरिक साहित्य को, यह संभव नहीं था। तो यहाँ इसे हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान का ध्यान रखते हुए एक समन्वय की भावना पैदा की और इस तरह के विषयों को कविता में जोड़ा। श्रृंगारिकता की दृष्टि से, जैसा मैंने पहले कहा कि भारतेंदु युग के सभी कवियों ने प्रेम का, भक्ति का, श्रृंगार का और इसी तरह प्रकृति आदि के भावों का चित्रण अपनी कविता के माध्यम से किया। वह भी उस युग की अपेक्षा आवश्यकता थी और धीरे धीरे क्योंकि प्रेम को हम एक सात्विक भाव के रूप में भी देखते हैं, तो वह भाव आज भी, वह प्रेम भगवत प्रेम भी हो सकता है, वह प्रेम सामान्य प्रेम भी हो सकता है, लौकिक प्रेम भी हो सकता है। तो उस दृष्टि से भी इस कविता में हमें यह वैशिष्ट्य मिलता है। भारतेंदु ने स्वयं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग जैसी रचनाएं हमें दी हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह प्रकृति के बारे में हम देखते हैं गंगा वर्णन, प्रातः समीरण, बसंत होली, फाग उत्सव, ये जो समस्त प्राकृतिक सौंदर्य को विकीर्ण करने वाले उपक्रम हैं, उपकरण हैं या पदार्थ हैं, इन सब को भी कविता का एक माध्यम बनाया और निश्चित रूप से कविता उससे जीवंत हुई और ग्राह्य भी हुई।
जब हम बात करते हैं व्यंग्यात्मकता की, तो निश्चित रूप से भारतेंदु युग में लगभग हर कवि ने व्यंग्य को एक सशक्त विधा के रूप में अपनाया। चाहे वो गद्य में देखें या टके शेर भाजी टके शेर खाजा, ये जो चेतना है ये वस्तुतः भारतेंदु युग के समस्त कवियों की, नाटककारों की, गद्य लेखकों की चेतना है। उन्होंने अंधविश्वासों के प्रति, रूढ़ियों के प्रति। मध्य प्रदेश से एक और प्रश्न है, उनका लेते हैं। जी जी बताइए। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा जी जी पूछिए। कि चूंकि अब अंग्रेजी भाषा में काफी मात्रा में नया ज्ञान आ रहा है जी, और उसका अनुवाद करना अब मुझे नहीं लगता उतना संभव होगा, तो अब इस स्थिति में हम अपनी हिंदी भाषा के ज्ञान को आगे क्यों नहीं बढ़ा पाने में सक्षम हो पा रहे हैं? नहीं, इसमें मैं आपसे थोड़ी सी असहमति व्यक्त करते हुए अनुरोध करूंगा कि अब हम अनुवाद को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार ने पहले से अनुवाद करने वाली हमारे पास अनेक संस्थाएं थीं, जैसे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो है जो टेक्निकल साहित्य का भी अनुवाद कर रहा है, साहित्य का भी अनुवाद कर रहा है। तमाम हिंदी भाषा की और साहित्यिक अकादमियां हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। फिर भी एक नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना भारत सरकार की तरफ से की गई है। तो हम अपने साहित्य का भारतीय भाषाओं में और वैश्विक भाषाओं में कालजयी साहित्य का अनुवाद करने पर बल दे रहे हैं, और वैश्विक जो भी ज्ञान आगमन हो रहा है, जो भी उपलब्धियां हमारे सामने आ रही हैं, उन सब को हम अपनी भाषाओं में, भले ही उसका द्वार अंग्रेजी से खुलता हो, लेकिन हम धीरे धीरे हिंदी, फिर क्षेत्रीय स्तर पर हमारी जो अन्य भारतीय राष्ट्रीय भाषाएं हैं उनमें भी उस पर काम कर रहे हैं। तो अनुवाद अब बहुत तेजी से हो रहा है, बल्कि भारतेंदु युग में जितने अनुवाद हुए उसकी गति से अधिक तीव्र गति आज अनुवादों की है। यह ठीक है कि अभी भी हम विश्व के उस अनुवाद कार्य की गति को नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन मुझे लगता है इस क्षेत्र में जागृति आई है और सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर इसमें बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से मित्रों, जब हम बात व्यंग्यात्मकता की करते हैं तो अंग्रेज़ों की शासन नीति के प्रति, पश्चिमी सभ्यता के बढ़ते हुए अंधानुकरण के प्रति तमाम कवियों ने अपने व्यंग्यों के माध्यम से, व्यंग्य साहित्य के माध्यम से अपनी धर्म को निभाया। जैसे एक आध उदाहरण मैं आपके सामने रखूं। सब गुरुजन को बुरा बतावें, अपनी खिचड़ी आप पकावें, भीतर तत्व न झूठे तेजी, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेजी। इसी तरह का भवा आवा है ए राम जमाना कैसा, कैसी महरारू है ई हाय जनाना कैसा। मैंने कुल मिलाकर स्त्री और पुरुष में जो परिवर्तन हो रहा था उसको देखकर ये कवि चिंतित थे। उन्हें लग रहा था कि ये परिवर्तन भारतीयता के अनुकूल नहीं है, लेकिन हम अगर विकास चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, तो कुछ बातों से, कुछ स्थितियों से हमें समझौता भी करना पड़ा, जैसा कि आज भी हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वैश्वीकरण के कुछ खामियाजे भी हमें भुगतने पड़ रहे हैं। उसका आक्रमण हमारी भाषाओं पर भी हो रहा है, हमारी बोलियों पर भी हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद हम जब विश्व के साथ चलना चाहते हैं, आधुनिक और उत्तर आधुनिक होना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझौता करना पड़ता है। इसी प्रकार जब हम अनुदित रचनाओं की बात करते हैं, क्योंकि भारतेंदु युग में अनुवाद की एक अच्छी खासी सशक्त परंपरा, जिसमें अंग्रेजी से हिंदी में या संस्कृत से हिंदी में अनुवादों की परंपरा पुख्ता हुई। हालांकि मध्यकाल में भी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद खूब हुए, उर्दू, अरबी, फारसी से भी अनुवाद खूब हुए और वो उपलब्ध हैं, लेकिन भारतेंदु युग में आकर ये अनुवाद अंग्रेजी की तरफ, सोर्स भाषा, सोर्स लैंग्वेज जिसको हम स्रोत भाषा कहते हैं, वो अंग्रेजी बनती चली गई और बहुत सारे नाटकों का, कहानियों का, निबंधों का, वैचारिक जो चिंतन था उन सब का भी अनुवाद होता चला गया और उससे हमारी वैचारिक संपन्नता, समृद्धि हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के काव्य मेघदूत का बहुत ही सुंदर अनुवाद किया, रघुवंश का बहुत सुंदर अनुवाद किया। इसी तरह ठाकुर जगमोहन सिंह ने ऋतु संहार का और मेघदूतम का अनुवाद बहुत सुंदर किया और ये सब प्रकाशित रचनाएं हैं। भारतेंदु ने बहुत सारे अनुवाद, निश्चित रूप से भारतेंदु बहुभाषाविद थे और इस युग के अनेक कवि बहुत सारी भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, हिंदी, ब्रज भाषा और ये सब क्षेत्रीय स्तर की भाषाएं। तो महत्वपूर्ण काम ये है कि ये जो कविता है यह
अपनी समस्त प्रवृत्तियों के साथ जब हमारे सामने आती है तो हम देखते हैं वस्तुतः नवजागरण की आधारशिला इस युग की कविता ने ही स्थापित की थी। अब यदि शिल्प की दृष्टि से भी संक्षेप में 2-3 बातें मैं आपसे कर लूँ, भारतेंदु युग की कविता में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा और खड़ी बोली के काव्य सृजन का जो रचनात्मक प्रयास हुआ उसने निश्चित रूप से सरसता दी, परिष्कार किया और विषय वस्तु का वैविध्य हमारे सामने पैदा किया। भारत दुर्दशा में भारतेंदु ने स्वयं लिखा है, मैंने कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। इससे यह निश्चित होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और दूसरी इसी से सब कविता ब्रजभाषा में ही उत्तम हो पाती है। ये उस समय की भारतेंदु की सोच थी, लेकिन धीरे धीरे वही भारतेंदु हरिश्चंद्र खड़ी बोली की तरफ उन्मुख हुए। उन्होंने जो नाट्य सृजन किया उसमें खड़ी बोली का आगमन हो गया। इस तरह से हम देखते हैं मित्रों। दिल्ली से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मेरा नाम दिलीप है। जी दिलीप जी, सवाल सर पूछिए। मैं आपको प्रोग्राम देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छा प्रोग्राम सर आप चला रहे हो, जो ये बहुत अच्छी मुहिम है कि हिंदी वालों के लिए सर एक माध्यम के रूप में काम कर रहा है सर, सशक्त। सर मेरा प्रश्न एक छोटा सा है कि सर आज जो भूमंडलीकरण का दौर है, जी। क्या सर हमारी हिंदी बिल्कुल सुरक्षित है? हाँ, भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी को कहीं कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हालांकि ये विषय अलग है, इस पर विस्तार से बात हो सकती है, पर मैं आपको केवल इतना बताना चाहता हूँ कि जितना MNCs जिनको हम कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जब ये हमारे देश में अपना व्यापार करने आ रही हैं तो इन्हें हिंदी का आश्रय लेना ही पड़ रहा है। बिना हिंदी के इनका कोई व्यापार हमारे देश में नहीं चल सकता। सर हिंदी में सर चारों तरफ वातावरण में हिंदी उतार रखी है। सर मैं यही जानना चाहता था कि हिंदी का भविष्य बिल्कुल ही कोई चिंता की बात नहीं है, हिंदी का भविष्य बहुत उज्जवल है। देश विदेश में हिंदी बढ़ रही है और हिंदी के पास वो शक्ति, वो सामर्थ्य है कि वो समस्त वैश्विक भाषाओं के ज्ञान को आत्मसात कर सकती है। आपने जो ये चैनल पे सर लेक्चर देते हैं सर, इससे सर हिंदी को बहुत बढ़ावा मिला है सर, और ऐसे ही सर चलाए रखिएगा इस प्रोग्राम को। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। और इस प्रोग्राम को आप बाद में भी यूट्यूब पर देख सकते हैं। CEC एडुसेट आप टाइप करेंगे तो सारे हिंदी के प्रोग्राम है और अन्य जो प्रोग्राम है वो आपको मिल जाएंगे, और जो अच्छा लगे आप उसको देखिए। थैंक यू आपको। जी ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से मित्रों हम देखते हैं कि इस युग की रचनाओं में कलात्मक सौंदर्य, हालांकि जब हम मध्यकाल की कलात्मकता से तुलना करते हैं तो रीतिकाल और भक्तिकाल की कलात्मकता भाषा की जो है वो यहाँ नहीं दिखाई देती, लेकिन फिर भी अपनी समग्र विशेषताओं के साथ उसमें बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। इस युग की कविता में जब हम काव्य रूपों की दृष्टि से नज़र डालते हैं तो मुक्तक काव्य में सृजन हुआ, प्रबंध काव्य। जी एक और प्रश्न है। जी बताएं। ओके, 1 मिनट अब हमारे पास बचा हो। जी सर। जी, प्रबंध गीत की दृष्टि से, व्यंग्य लेखन की दृष्टि से, सत्सई लेखन की दृष्टि से, समस्या पूर्ति काव्य लेखन की दृष्टि से, राग रागनियों और पद शैली आदि में लिखा गया, मुकरियों में लिखा गया, कजली, लावनी, ठुमरी आदि अनेक शैलियाँ। तो ये शिल्प का भी एक अद्भुत वैविध्य और सौंदर्य इस युग की कविता में हमें मिलता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे छंदों में, बहुत सारे काव्य रूपों में ये भारतेंदु युग की कविता हमारे सामने आती है, जो एक उपलब्धि है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यही विराम देते हैं। कल हम लोग द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे और उसके विविध पहलुओं पर जानकारी हासिल करेंगे। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर PC टंडन को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में और काफ़ी अच्छी तरह से हम लोग को भारतेंदु युग की रचना के बारे में समझाने की कोशिश किया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।